हाय एवरीवन। आज के हाय एवरीवन, इस क्लास का एजेंडा है कि पैकेज कैसे मैनेज होता है और वीआई एडिटर जो कि हमारे लिनक्स का डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है उसको उसमें कैसे काम किया जाता है, कैसे वर्जन कंट्रोलिंग होता है। आज हम पहले सीखेंगे गिट जो वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम टूल है, ठीक है, सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है, एससीएम टूल कहते हैं इसको। तो वो क्या होता है और वर्जन कंट्रोलिंग का टाइप्स क्या क्या है, क्या गिट बैश क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं गिट को, और किस तरह का फाइल्स रहता है उसमें, और इनिट ऑब्जर्वेशंस, इनिशियलाइजेशन, गिट इनिशियलाइजेशंस का जो ऑब्जर्वेशंस है वो कॉन्फ़िगरेशंस ऑब्जर्वेशन वो हम आज के क्लास में देखेंगे क्या, और कैसे फाइल को स्टेजिंग एरिया में मूव करते हैं, और फाइल का स्टेटस क्या है, और लोकल रिपोजिटरी में उसको कैसे मूव किया जाता है, और कैसे कमिट जो करते हैं गिट से वो कैसे होता है। तो ये आज के क्लास का टॉपिक्स है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले AWS जो इंस्टेंस है उससे कनेक्ट करना है। मैंने इंस्टेंस को टर्न ऑन कर लिया है, अभी इस इंस्टेंस से कनेक्ट करना है, राइट। तो इसका एक्शंस में जाना है, सिलेक्ट करके यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो बटन है कनेक्ट का उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और ये जो कमांड है इस कमांड को कॉपी करना होगा जैसे हम लोग पहले किए थे, और कॉपी करने के बाद जहाँ पे की फाइल रखा हुआ है हमारा, उस की फाइल का डायरेक्टरी में जाना है और यहाँ से जाके गिट बैश इसको ओपन करना है। जो गिट का टर्मिनल है ये ओपन करना है और शिफ्ट दबा के इंसर्ट एंड प्रेस एंटर, एंड इट्स सक्सेसफुली कनेक्टेड। तो सबसे पहले जो कहना है कि रिपोजिटरी, ये रिपोजिटरी होता क्या है। हमारे सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ता है। तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं किसी ब्राउज़र से या कहीं किसी वेबसाइट से यूज़ करके कोई वेब पेज से हम लोग डाउनलोड करते हैं। लेकिन जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए कोई ब्राउज़र में जाने का ज़रूरत नहीं होता है। कोई प्री डिफाइंड रिपोजिटरीज होता है। रिपोजिटरी एज सेंस कि उस लोकेशंस में ये उबंटू कम्युनिटी बोली या लिनक्स कम्युनिटी, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक कम्युनिटी होता है, उसका कम्युनिटी वो डायरेक्टरी मेंटेन करता है, और ये जो डायरेक्टरी है ये डायरेक्टरी क्लाउड लोकेशंस में रहता है। ओके, तो उसको रिपोजिटरी कहते हैं। तो कोई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना है तो बेहतर यही है कि रिपोजिटरी जो है इनबिल्ड रिपोजिटरी जो मेंटेन होता है लिनक्स कम्युनिटी से, वहीं से इंस्टॉल करना चाहिए। इससे क्या होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर का जो डिपेंडेंसी रहता है वो डिपेंडेंसीज रिजॉल्व हो जाता है ऑटोमेटिकली। एज्यूम कीजिए कि अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है लाइक MySQL या MariaDB, कोई भी ये जो सॉफ्टवेयर है डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर, इसके लिए बहुत सारे प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर रहता है, या फिर उसके डिपेंडेंट कोई और भी सॉफ्टवेयर रहता है जो कि इंस्टॉल रहना चाहिए सिस्टम में, तभी जाके ये MariaDB बोलिए या MySQL जो भी सॉफ्टवेयर्स आपको चाहिए होता है वो सॉफ्टवेयर जाके इंस्टॉल होता है। अगर वो सॉफ्टवेयर प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर सिस्टम में नहीं रहेगा तो जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो इंस्टॉल नहीं होगा। पहले प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर के लिए पूछेगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा कंप्लीटली, तभी जाके इंस्टॉल आपका रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स को स्किप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थ्रू रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सबसे सेफ प्रोसेस है, जिससे बहुत इजीली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। कुछ पैकेजेस का कॉम्बिनेशन होता है ये रिपोजिटरी, जो कि मैंने पहले ही कहा वो लिनक्स कम्युनिटी से मेंटेन होता है। तो अगर ये रिपोजिटरी है
जैसे एज एग्जाम्पल मैं अगर कहता हूँ कि हमारा कोई एक क्लाउड डायरेक्टरी है, एज्यूम कीजिए कि ये एक क्लाउड डायरेक्टरी है, तो ये क्लाउड डायरेक्टरी में बहुत सारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ओके, सॉफ्टवेयर 1, सॉफ्टवेयर 2, सॉफ्टवेयर 3, ऐसा करके बहुत सारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अभी नया कोई सॉफ्टवेयर इसमें ऐड हुआ है, कम्युनिटी जो है ये कम्युनिटी नया कोई सॉफ्टवेयर इसमें ऐड किया है। तो ये जो नया सॉफ्टवेयर ऐड किया है, इस सॉफ्टवेयर का जो इंफॉर्मेशंस है, ये इंफॉर्मेशंस आपके सिस्टम में रहना चाहिए। आपके सिस्टम में जो रिपोजिटरी लोकेशंस होता है, ठीक है, उसमें लिंक दिया हुआ रहता है। अभी हम जो प्रैक्टिकल चेक करेंगे वो और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये जो सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन से आपके सिस्टम में इसका इंफॉर्मेशन रहता है, तभी जाके आप जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर आपको मिलता है। अगर ये जो सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है, अगर एज्यूम कीजिए कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना है। एज एग्जांपल ये आपके सिस्टम में MySQL इंस्टॉल करना है, तो MySQL का जो इंफॉर्मेशन है, डिपेंडेंसीज है, ये अगर आपके सिस्टम में नहीं रहेगा तो आपके सिस्टम में MySQL इंस्टॉल नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो लोकेशन से, ठीक है, क्लाउड रेपो लोकेशन, इस क्लाउड रेपो लोकेशन से आपका जो सिस्टम है, ठीक है, एज्यूम कि ये आपका लोकल सिस्टम है, तो ये लोकल सिस्टम के साथ ये सिंक होना चाहिए। ये जो रेपोजिटरी है इसके साथ ये सिंक होना चाहिए, तभी जाके ये इंफॉर्मेशंस आपके सिस्टम में आएगा। ठीक है, अभी नया कोई अगर सॉफ्टवेयर का वर्जन मान के चलिए कि वर्जन अपडेट हुआ है कोई सॉफ्टवेयर का, या फिर नया कोई सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो कम्युनिटी जो है लिनक्स कम्युनिटी, यहाँ पे हम लोग उबंटू यूज करें तो उबंटू कम्युनिटी से ये होता है। तो उबंटू कम्युनिटी क्या करता है कि यहाँ पे अभी एज्यूम कीजिए कि MySQL का वर्जन 5 नया इंट्रोड्यूस हुआ है, और आपके सिस्टम में MySQL अगर पहले से है या फिर नहीं है, तो आपके सिस्टम में MySQL अगर नहीं है तो इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, ये जो रिपोजिटरी है, ये रिपोजिटरी का इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम के साथ सिंक होना है। तो ये जब सिंक हो जाएगा, ये सिंक होने के बाद ही आपके सिस्टम में MySQL इंस्टॉल हो पाएगा। तो ये है हमारे रिपोजिटरी का कंसेप्ट, ये है हमारे रिपोजिटरी का कंसेप्ट। तो ये जो रिपोजिटरी का कंसेप्ट है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे रिपोजिटरी को पहले अपडेट करते हैं। पहले अपडेट होने के बाद तभी जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। एंड एपीटी रिपोजिटरी इज अ कलेक्शन ऑफ पैकेजेस। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में एपीटी रिपोजिटरी रहता है, ठीक है, ऐप्ट रिपोजिटरी। तो ऐप्ट एपीटी रिपोजिटरी कुछ पैकेजेस का कलेक्शन होता है। रिपोजिटरी अलाउज यू टू परफॉर्म पैकेज इंस्टॉल, रिमूवल, अपग्रेड ऑपरेशंस एंड इंडिविजुअल पैकेजेस। ओके, तो रिपोजिटरी से क्या होता है कि पैकेज इंस्टॉल कर पाएंगे, उसको रिमूव कर पाएंगे, अपग्रेड हो सकता है ऑपरेशंस, और इंडिविजुअल पैकेजेस भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। ऑपरेशंस अपग्रेड या फिर इंडिविजुअल अपग्रेड, जो आपका रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हैं। तो ये कैसे करता है, ये करने के लिए कमांड है sudo apt get अपडेट। अब ये सूडो क्या क्यों यूज हो रहा है, ये हम लोग पहले क्लास में ही ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि सुपर यूजर प्रिविलेज के लिए हम सूडो यूज करते हैं, क्योंकि ये जो कमांड हमने फायर किया अभी apt get अपडेट, तो ये apt get अपडेट ये प्रिविलेज्ड कमांड है। तो ये प्रिविलेज कमांड के लिए प्रिविलेज परमिशंस भी जरूरत होता है। ओके, तो apt get अपडेट, ठीक है, ये हो गया आपका अपडेट, रिपोजिटरी अपडेट। अगर अपडेट नहीं रहता है तो ये जो रिक्वायरमेंट है अपडेट का वो अपडेट कर लेता है। ओके, अभी अपडेट हो जाने के बाद हमें अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, एज्यूम कीजिए कि हमें एक ट्री कमांड का जो ये जो सॉफ्टवेयर पैकेज है, ट्री पैकेज, ये हमें इंस्टॉल करना है। देखिए ट्री डिफॉल्ट से ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं रहता है,
ठीक है। तो अगर इसको जरूरत है हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं apt get और उसके बाद इंस्टॉल, फिर पैकेज का नाम। तो ये जाके इंस्टॉल हो गया। अभी ट्री कमांड जो है ये अगर यहां पे आप फायर करेंगे तो देखिए ये ट्री कमांड आउटपुट दे रहा है। ओके, तो ये जो पैकेज मैनेजमेंट है, ये पैकेज मैनेजमेंट कैसे करता है? यहां पे एक सिस्टम में एक डायरेक्टरी रहता है, उसको cd करके हम उस डायरेक्टरी में जाएंगे, चेंज डायरेक्टरी कहेंगे, cd etc apt ये है हमारे सिस्टम में रिपोजिटरी डायरेक्टरी। ओके, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है apt sources.list.d। ये जो डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी है रिपोजिटरी डायरेक्टरी। ओके, तो ये जो रिपोजिटरी डायरेक्टरी है sources.list, ये हमारे यहाँ पे फाइल्स है। तो ये sources.list जो फाइल है, ये फाइल में देखिए जो रिपोजिटरी का लोकेशन है ये यहाँ पे अपडेटेड है। ओके, तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा वो रिक्वायरमेंट आप इस लोकेशंस में जो रिपोजिटरीज है वो रिपोजिटरीज से आपको मिल जाएगा। cd apt confd, यहाँ पे भी बहुत सारा रिपोजिटरीज का कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इसको कैट करते हैं 20-upgrades, तो ये सब जो पैकेज लिस्ट्स हैं, ये लिस्ट हमारे यहाँ पे यूज होता है कि कैसे सिस्टम्स को हम apt get अपडेट से या फिर apt कमांड से इसको अपडेट करते हैं। ओके, तो ये है हमारा पैकेज मैनेजमेंट, कैसे हम पैकेज को मैनेज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है VI एडिटर। ओके, तो VI एडिटर जो है, VI एडिटर एक डिफॉल्ट एडिटर है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिस्टम में फाइल्स को एडिट करते हैं। VI एडिटर का कोई भी एडिटर का दो मोड होता है, एक है कमांड मोड, ठीक है, और एक है एडिट मोड। एक है कमांड मोड एंड दूसरा है एडिट मोड, ठीक है। तो कमांड मोड में हम लोग ये सब कमांड फायर कर सकते हैं कि :WQ टू सेव एंड एग्जिट। लास्ट क्लास में भी हम लोग इसको डिस्कस किए थे। :Q उसके बाद एक्सक्लेमेशन, ये एग्जिट विदाउट सेविंग। अगर फाइल को बिना सेव किए आपको क्विट करना है तो एस्केप दबाने के बाद, मतलब कमांड मोड में ये प्रेस कर सकते हैं। जो डिफॉल्ट मोड हमारा रहता है कमांड मोड। तो कमांड मोड में आने के लिए और इंसर्ट मोड में जाने के लिए ये जो स्विच करना है, ये स्विच करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आई यूज करते हैं इंसर्ट मोड में जाने के लिए कमांड मोड से, और इंसर्ट मोड से कमांड मोड में आने के लिए हम लोग यूज करते हैं एस्केप टू कम आउट ऑफ इंसर्ट मोड टू कमांड मोड। ओके, तो हम लोग कमांड मोड में कुछ कमांड फायर करेंगे कि कैसे कमांड मोड यूज होता है, और इंसर्ट मोड में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि
कैसे हम लोग फाइल को एडिट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये एक फाइल है। ओके, इसको हम VI एडिटर से एडिट करेंगे। और ये जो देखिए ये अभी जो है डिफॉल्ट मोड, ये है कमांड मोड। तो कमांड मोड में आपको अगर कोई लाइन डिलीट करना है तो आप डबल डी प्रेस कर सकते हैं, डबल डी टू डिलीट द लाइन। अगर कोई लाइन कॉपी करना है तो डबल वाई। अगर कोई लाइन को कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है तो स्मॉल पी, लोअर केस पी। और अगर ऑपरेशंस को अंडू करना है तो उसके लिए लोअर केस यू टू अंडू। ओके, तो ये दो मोड्स है VI एडिटर का, जिससे क्या होता है कि हम लोग फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो डबल टी प्रेस करने से ये हो गया डिलीट। अगर हम यू प्रेस करते हैं तो ये आ गया, ठीक है, अंडू हो गया। अगर कॉपी करना है, ये फर्स्ट लाइन को अगर कॉपी करना है तो डबल वाई प्रेस करने के, देखिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, नंबर 1 के बगल में कर्सर ब्लिंक हो रहा है। तो जिस लाइन पे आप है उस लाइन को कॉपी करने के लिए उसके बाद डबल वाई प्रेस कीजिए, उसके बाद पी प्रेस कीजिए तो पी से पेस्ट होगा। ऑलराइट, अगर एज्यूम कीजिए हमें 4 लाइन कॉपी करना है, ये 1 2 3 4, यहां से ये 4 लाइन हमको अगर कॉपी करना है तो उसके लिए क्या करना है, जिस लाइन से आप कॉपी करेंगे उस लाइन में आपको कर्सर रहना चाहिए, इंसर्शन जो पॉइंट है वो उसी लाइन पे रहना है। और जितना लाइन कॉपी करना है उतना नंबर दबाना है। मुझे 4 लाइन कॉपी करना है तो 4 प्रेस किए और उसके बाद डबल वाई प्रेस किए। देखिए यहाँ पे नीचे शो हो रहा है 4 लाइन्स yanked, इसका मतलब कि 4 लाइन कॉपी हो गए। और उसके बाद जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे जाके आप P दबाइए तो देखिए ये 4 लाइन कॉपी हो गया पेस्ट हो गया। ओके, तो अगर ये जो चेंजेस हुआ है इस चेंजेस को मैं अगर सेव करना चाहता हूं तो एस्केप दबाने के बाद :WQ, ऑलराइट, :WQ ये प्रेस करना है तो उसके लिए सेव एंड एग्जिट हो जाएगा। अगर अज्यूम कीजिए कि मुझे लाइन नंबर चेक करना है कि ये कौन सा लाइन नंबर है, तो उसके लिए प्रेस करना है :SENU, ठीक है, सीरियल नंबर। तो मुझे ये लाइन नंबर शो करेगा कि कौन से लाइन में क्या कैरेक्टर है, वो अगर हमें ढूंढना है लाइन के हिसाब से, लाइन नंबर के हिसाब से, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर पूरा ये जो फाइल्स में कुछ फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि कमांड मोड में ये / दबाना है और / दबाने के बाद जो फाइंड करना है उसको यहाँ पे प्रेस कीजिए। अगर मुझे नंबर 4 फाइंड करना है तो / उसके बाद नंबर 4 एंड देन एंटर, ठीक है। तो देखिए ये जो इंसर्शन पॉइंट है ना ये मूव हो रहा है, तो यहाँ पे 2 ही लाइन है जिसमें नंबर 4 है। ओके, एक है नंबर 8 लाइन पे और एक है नंबर 18 लाइन पे, ठीक है। अगर चेंज करना है तो / और उसके बाद अभी अगर नंबर 1 हमें ढूंढना है तो 1 दबाने के बाद एंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जिस लाइन पे नंबर 1 लिखा है उसी लाइन पे मेरा इंसर्शन पॉइंट शो करेगा। ऑलराइट, तो ये है कमांड मोड और इंसर्ट मोड का डिफरेंस और क्या क्या कर सकते हैं, ये रहा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, अगर हमें ये सेव करना है तो WQ, अगर सेव नहीं करना है तो कोलन दबाने के बाद Q और उसके बाद एक्सक्लेमेशन, तो ये फोर्सली क्विट हो जाएगा विदाउट एनी सेविंग। अभी आप चेक कीजिए फाइल में जो भी हमने चेंजेस किए थे वो चेंजेस यहाँ पे कोई सेव नहीं हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज वर्जन कंट्रोलिंग एंड व्हाट इज गिट। ओके, and types of version controlling and what is git bash. Git क्या है? Git है एक वर्जन कंट्रोलिंग टूल। अगर एक लाइन में हमें बताना है कि व्हाट इज गिट तो सीधा आंसर है ये एक वर्जन कंट्रोलिंग टूल है और या फिर सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम आर टूल्स दैट हेल्प अ सॉफ्टवेयर team manage changes to source code
over time. For almost all software projects, the source code is like a precious asset whose value must be protected. VCS are sometimes known as SCM, मतलब version controlling system are sometimes known as source code management tool. Most widely used modern version control system in the world today is Git. Git है सबसे नया today's most used version controlling tool. Git is a mature, actively maintained open source tool originally developed in 2005 by Linus Torvalds. जो Git है इसको बनाया गया है 2005 में लिनक्स टॉरवेल्ड्स ने बनाया था, जो कि फेमस क्रिएटर है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल का, जिसने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, वही ये गिट को बनाया है। तो गिट इतना पॉपुलर क्यों है और इसको कैसे यूज किया जाता है? एज्यूम कीजिए कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, ठीक है। तो डेवलपर क्या करता है कि एक सॉफ्टवेयर का पैच या वर्जन्स जो भी आप बोलिए उसको डेवलप करता है और उसको रिलीज करता है, राइट। तो ये जो रिलीज करता है और डेवलप करता है और रिलीज करता है, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए डेवलपर जो है ये कोड लिखते हैं। तो मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट के अनुसार ये एज्यूम कीजिए कि ये डे 1 का कोड है, ये है डे 2 का कोड, ये डे 3 का कोड है एंड ये है डे 4 का कोड, ठीक है। तो ऐसी तरह से सॉफ्टवेयर का जो कोड है ये डे बाय डे बिल्ड हो रहा है। अभी बिल्ड होने के बाद जो क्लाइंट है, जो जिसने ये सॉफ्टवेयर का जो रिक्वायरमेंट दिया है, किसी एक कंपनी को सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट दिया है और उस रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए कंपनी का जो डेवलपर है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। तो उस सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट हो रहा है और धीरे धीरे जो इसको रिलीज हो रहा है, तो उसके बाद जो क्लाइंट है, क्लाइंट उसको चेक कर रहा है और एज्यूम कीजिए कि डे 4 में आके जो रिलीज हुआ है वो रिलीज को देख के क्लाइंट को कुछ अच्छा नहीं लगा। क्लाइंट जो वो फीचर्स देखा और उसके बाद क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हुआ कि नहीं, ये डे 2 में जो आपने रिलीज किए थे सॉफ्टवेयर का, वो रिलीज बेटर था रादर देन डे 4, ठीक है। डे 4 का जो रिलीज है उससे डे 2 का रिलीज बेहतर था और वो क्लाइंट को पसंद आया। तो अभी क्या करेंगे कि डे 4 से कैसे डे 2 में जाएंगे? तो ये जो है ये ऑपरेशंस इजी करता है अगर हम लोग यूज करते हैं गिट, द वर्जन कंट्रोलिंग जो टूल है। ये वर्जन कंट्रोलिंग टूल यूज होता है ये एक वर्जन से दूसरे वर्जन में रिवर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर जरूरत के अनुसार, अगर मान लीजिए कि कोई एक कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट जो है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है, एक ही प्रोजेक्ट का, ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट का मल्टीपल ब्रांच में काम कर रहा है। assume this that एक वेब पेज का मल्टीपल टैब्स होता है ना। एक मान लीजिए कि होम है, सपोर्ट है, उसके बाद रहता है कि प्रोडक्ट्स है एंड कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, राइट। तो इस तरह से पेज रहता है एक वेबसाइट में, राइट। तो एक एक डिपार्टमेंट, एक एक पेज का जो कंटेंट है और जो डेवलपमेंट है, कोड है, उसको डेवलप कर रहा है, जो कोड है उसको डेवलप कर रहा है। अभी 4 जो डिपार्टमेंट है, ये 4 डिपार्टमेंट जब इसका काम कंप्लीट करेगा तो क्या है, उसको एक ही लाइन में लाना पड़ेगा, क्योंकि 4 डिपार्टमेंट अलग अलग से इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। 4 डिपार्टमेंट अलग अलग से ये एक काम को कंप्लीट कर रहा है। अभी जब काम कंप्लीट हो गया है, ये 4 पेज बन चुका है, इस 4 पेज को एक ही वेबसाइट में लाना है, राइट। तो एक ही वेबसाइट में लाने के लिए क्या करेगा कि इसको ऐड करेगा, ठीक है, इसको ऐड करना होगा, एक ही प्रोजेक्ट में ऐड करना है।
तो ये कैसे होता है कि assume this that this is a line in, यहाँ पे ये एक मास्टर ब्रांच है, ठीक है, जिसमें ये सब क्रिएट हुआ है, ठीक है, होम पेज क्रिएट हुआ है। अभी ब्रांच जो है, इस ब्रांच में प्रोडक्ट और कॉन्टैक्ट अस पेज क्रिएट हुआ है, ठीक है। अभी ये प्रोडक्ट और कॉन्टैक्ट अस पेज जो अगर मास्टर ब्रांच में लाना है, ठीक है, हम लोग आगे जाके इसको और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि ब्रांच क्या होता है और ब्रांच इसमें मार्जिन क्या होता है, तो वो और भी क्लियर हो जाएगा। तो एज्यूम कीजिए ये एक ब्रांच है जो जिसको मास्टर ब्रांच बोलते हैं, ठीक है, ये डिफॉल्ट ब्रांच होता है। तो उसमें क्या है कि ये मल्टीपल माइलस्टोन, ये जो प्रोजेक्ट है, ये पेज जो है ये यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अभी ये जो पेज है ये दूसरा डिपार्टमेंट में और दो पेज ने पेज बनाया है। अभी बनाने के बाद क्या है कि एक ही लाइन में लाना है, तो इसको ये प्रोजेक्ट जो और दो प्रोजेक्ट के साथ मर्ज कर देंगे। तो ये क्या है, ये सोर्स कोड मैनेजमेंट करता है। अगर आपका कोड डिफरेंट लोकेशंस में है, ठीक है, डिफरेंट ब्रांच में है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। तो ये बहुत इजीली गिट से हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये गिट जो है इतना पॉपुलर है। ओके, दो तरह का गिट है, ठीक है, दो तरह का वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम टाइप्स है। एक है सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोलिंग और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोलिंग। गिट जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोलिंग टूल्स है। ओके, तो हमारे कंपनी में जो प्रोजेक्ट रहता है ना, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, तो उसमें सोर्स कोड जो है वो बहुत ही प्रीसियस एसेट्स होता है। सबसे ज्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट होता है वो एसेट, ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू का एसेट है। कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कोड है सबसे ज्यादा प्रीसियस एसेट। तो वो जो एसेट्स है उसको प्रोटेक्ट जरूर करना है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये वर्जन कंट्रोलिंग टूल या सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल यूज करते हैं, जो कि ये सोर्स कोड को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज गिट बैश? गिट बैश क्या है? गिट बैश जो है वो और कुछ नहीं, ये जो हमारा टर्मिनल है ना, ठीक है, व्हाट इज गिट बैश? ये जो टर्मिनल है ये गिट बैश है, ठीक है। मतलब जो बैश सेल, ठीक है, बैश जो है ना लॉगिन सेल, बॉर्न अगेन लॉगिन शेल, तो वही है, ठीक है। ये गिट का बॉर्न अगेन लॉगिन शेल है, गिट बैश। अब अगर यहां पे लिखेंगे कि गिट बैश, व्हाट इज गिट बैश? गिट बैश इज एप्लीकेशन, ठीक है ना, जो कि ये टर्मिनल है। An application for Microsoft Windows environments which provides an enumeration layer for a Git command line experience. जो Git command line है ना, वो Git command line का जो हमें experience दे रहा है, ठीक है, ये तो वो उसका जो Git command है, वो Git command किस में चलेगा? ये Git bash में चलता है, ठीक है, born again shell। तो अभी गिट बैश जो है ये अभी हमने ओपन कर लिया है। अभी क्या करना है कि हमें गिट कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो गिट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? यहां पे इस डायरेक्टरी में मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूं, ओके, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूं, उसका नाम देता हूं प्रोजेक्ट। इसका नाम देता हूं प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बिल्कुल खाली है, ओके। तो ये जो डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फाइल्स नहीं, गिट बैश से ही क्रिएट करते हैं, कुछ फाइल्स इसमें क्रिएट करते हैं, ओके। cd करके प्रोजेक्ट में चलते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, ठीक है। अभी इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ गया। अभी गिट को कॉन्फ़िगर करना है। गिट कॉन्फ़िगर करने के लिए मेल आईडी और नाम देना जरूरत है। क्यों देना है ये हम लोग जब देखेंगे आगे चल के कुछ प्रैक्टिकल्स, उसमें हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों करना है, ठीक है।
तो पहले क्या करना है, पहले करना है git init, और हमेशा जो कमांड है ना उसको टैब दबा के कमांड को लिखिए, इसमें भूल होने का चांस कम हो जाता है। ओके, अगर हम यहाँ पे git in और उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, ठीक है, तो git init git insta web ये दिखा रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, git init करना है, तो INI उसके बाद टैब दबाया तो आ गया git init। अभी git init प्रेस करने से देखिए ये जो हमारा डायरेक्टरी में आए थे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरी वर्किंग डायरेक्टरी में कन्वर्ट हो गया। अभी वर्किंग डायरेक्टरी में जब कन्वर्ट हो गया, हम लोगों को दो ऑब्जर्वेशन करना है। कैसे कन्वर्ट हो गया, अगर ये वर्किंग डायरेक्टरी है कैसे पता चलेगा, दो ऑब्जर्वेशन से ये हमें ध्यान रखना है। पहला है ये मास्टर, यहाँ पे देखिए इस लाइन में पहले लिखा नहीं था, अभी इस लाइन में लिखा हुआ है मास्टर, ठीक है, जो कि ये गिट का डिफॉल्ट ब्रांच है मास्टर। और अगर आप इस डायरेक्टरी में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक हिडन फाइल क्रिएट हुआ है डॉट गिट बोल के, तो ये दो ऑब्जर्वेशन मस्ट है। अगर हम ये जो हिडन आइटम्स है इसको अगर अनटिक कर देते हैं तो ये यहाँ से चला जाता है, क्योंकि ये एक हिडन फाइल है। ओके, तो ये दो ऑब्जर्वेशन रहेगा कि हमारा जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी वर्किंग डायरेक्टरी है कि नहीं। ऑलराइट, अब वर्किंग डायरेक्टरी में आने के बाद क्या करना है कि हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए दो कमांड है, पहले नाम कॉन्फ़िगर करना है और उसके बाद ईमेल कॉन्फ़िगर करना है। अगर आप ये कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो हो सकता है आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स हो, आपको ये गिट कमिट नहीं करने देगा, काम कुछ करने नहीं देगा, कोई कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज करना चाहते हो तो वो करने नहीं देगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, git config _global, उसके बाद स्पेस देखिए यूजर डॉट नेम और डबल कोटेशन में आपका नाम, ये यहां पे पेस्ट कीजिए, एंटर कीजिए। ओके, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मेल, सेम प्रोसेस, और इसको कॉपी पेस्ट करना है, git config _global यूजर डॉट ईमेल और उसके बाद आपका मेल आईडी। देन जो कॉन्फ़िगरेशंस आपने किए उस कॉन्फ़िगरेशंस को अगर चेक करना है तो ये है कमांड यूजर नेम, ठीक है, और यूजर डॉट ईमेल, दो हमने चेंज किया अपडेट, और ये यहाँ पे शो कर रहा है। अभी गिट जो है ये गिट में कैसे काम करते हैं, ठीक है, ये तीन वर्चुअल लोकेशंस होता है, एक है अनट्रैक्ड फाइल्स, एक है स्टेज फाइल और एक है कमिटेड फाइल जो कि लोकल रिपोजिटरी में आ गया है। तीन लोकेशन से अनट्रैक्ड फाइल्स का लोकेशन, स्टेजिंग फाइल का लोकेशन और कमिटेड फाइल का लोकेशन। अनट्रैक्ड फाइल्स, स्टेज्ड फाइल्स और एक है कमिटेड फाइल्स। ओके, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया, लोकल रिपोजिटरी। ओके, तो ये तीन एरियाज है। ऑलराइट, तो ये जो तीन एरिया है, ये तीन एरिया एक्चुअली एक्चुअल लोकेशंस में नहीं है, ये सब वर्चुअल लोकेशंस है, ठीक है। कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे फाइल क्रिएट होगा और यहाँ से स्टेजिंग एरिया में जाएगा और यहाँ से स्टेजिंग एरिया से रिपोजिटरी में चला जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट यही है। आगे चल के और भी डिटेल्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे और भी इजी हो जाएगा और आपका क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, जो भी अभी क्वेश्चंस है मन में वो आगे चल के रिजॉल्व हो जाएगा। ओके,
तो ये 3 एरियाज हैं जो कि वर्चुअल से, तो हम लोग वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल्स और क्रिएट करेंगे, ठीक है। जो भी कमांड्स जो भी कोड्स है ये यहाँ पे सेव होता है लोकली, और उसके बाद स्टेजिंग एरिया में जाता है, उसके बाद लोकल रिपोजिटरी में जाता है। लोकल रिपोजिटरी या फिर जब हम लोग आगे चल के क्लाउड रिपोजिटरी पढ़ेंगे तो क्लाउड रिपोजिटरी में कैसे जाना है वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो अभी चलते हैं कैसे ये फाइल को यहाँ एक लोकेशन से दूसरे लोकेशंस में ले चलते हैं। ओके, तो गिट इनिट का ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि गिट इनिट कैसे करते हैं और गिट इनिट करने के बाद क्या क्या चेंजेस होता है। अभी गिट लॉग अगर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो अभी क्या दिखा रहा है कि योर करंट ब्रांच मास्टर डज नॉट हैव एनी कमिट्स येट, कोई भी कमिट नहीं है। गिट स्टेटस जो कमांड है, गिट स्टेटस में ये दिखा रहा है कि अभी हम मास्टर ब्रांच में है, ठीक है, जहां पे कोई भी कमिट नहीं है। तो चलिए यहां पे कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। टच फाइल 1 डॉट जावा, फाइल 2 डॉट जावा, फाइल 3 डॉट जावा, 4 डॉट जावा, 5 डॉट जावा। 5 फाइल क्रिएट किए हैं, ठीक है। यहां पे फाइल शो हो रहा है, राइट। पांचों फाइल है, पांचों फाइल यहां पे शो कर रहा है। फाइल एक्सटेंशन इनेबल कर दिया है। 5 एज्यूम कीजिए कि 5 जावा फाइल हमने क्रिएट किए हैं, राइट। अभी ये वर्किंग डायरेक्टरी में है। ओके, तो इसको कैसे क्या करना है कि इसको हमें लोकल रिपोजिटरी में ट्रांसफर करना है। ऑलराइट, तो गिट स्टेटस अगर आप यहां पे एंटर करेंगे तो यहां पे दिखा रहा है, ठीक है, कि 5 फाइल्स है जो कि अनट्रैक्ड फाइल्स है। ओके, तो अभी अनट्रैक्ड फाइल्स जो है, इस अनट्रैक्ड फाइल्स को हमको अगर स्टेजिंग एरिया में ले जाना है, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे। अगर अनट्रैक्ड फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ले जाए हैं तो उसके लिए कमांड है git add और उसके बाद फाइल का नाम, ठीक है, एंटर कीजिए। तो देखिए अभी गिट स्टेटस चेक कीजिए तो यहां पे शो करेगा कि एक फाइल जो है ये स्टेज्ड एरिया में आ गया है जो कि ग्रीन कलर में शो हो रहा है, और बाकी 4 फाइल्स ये अभी भी अनट्रैक्ड है, ठीक है। यहां पे कुछ चेंजेस नहीं है। ऑलराइट, तो अभी क्या करना है कि अभी बाकी जो फाइल्स है उसको भी ले जाना है स्टेजिंग एरिया में। तो अभी एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे 5 फाइल्स की जगह अगर 100 फाइल्स है तो एक एक करके फाइल्स को स्टेजिंग एरिया और स्टेजिंग एरिया से फिर लोकल रिपोजिटरी में मूव करना थोड़ा क्रिटिकल है, राइट। तो इसको अगर एक ही बारी में करना है तो क्या कमांड है, गिट ऐड और उसके बाद डॉट। तो इससे क्या होता है कि जितना भी फाइल्स है अनट्रैक्ड फाइल्स, वो सारा अनट्रैक्ड फाइल स्टेजिंग एरिया में पहुंच जाता है। ओके, तो ये जो स्टेजिंग एरिया है कि और कोई लोकेशंस नहीं है, ये एक वर्चुअल लोकेशन से स्टेजिंग एरिया कहते हैं, ठीक है, जहां पे स्टेज्ड फाइल्स रहता है। ओके, तो ये फाइल यहां पे आ गया है। अभी स्टेजिंग एरिया में आ जाने के बाद क्या करना है, हमको लोकल रिपोजिटरी में इसको भेजना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, गिट कमिट -m और इसमें मैसेज डालेंगे। मैसेज आप कुछ भी डाल सकते हैं, कस्टम है, कुछ भी मैसेज डाल सकते हैं। मैं इसका नाम दे रहा हूं फर्स्ट कमिट। इसको अगर एंटर किया तो देखिए गिट स्टेटस चेक कीजिए तो देखिए यहां पे और कोई फाइल्स नहीं है। ओके, अगर हम गिट लॉग चेक करेंगे तो यहां पे देखिए शो कर रहा है कि फर्स्ट कमिट करके। ओके, और अभी देखिए कि
इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो हमने कॉन्फ़िगर किया था नाम और ईमेल, तो इसका इंपॉर्टेंस यही है कि किसने फाइल्स कब कमिट किया है। अगर एक प्रोजेक्ट में 50 आदमी काम कर रहा है और वहाँ पे मल्टीपल कमिटमेंट हुआ है, तो आपको आगे चल के पता नहीं चलेगा कि किसने कौन सा कमिट किया है। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे करेंगे तो उससे पता चल सकता है कि किसने कौन सा कमिट किया है। ओके, और ये जो डेट है ये डिफ़ॉल्ट रहता है, इसका कोई कॉन्फ़िगरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ओके, तो अभी क्या करते हैं कि दूसरा और एक फाइल्स क्रिएट करते हैं, और कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं और उसको कमिट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। टच फाइल सॉरी, फाइल्स क्रिएट नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए 10 फाइल्स हम लोगों ने क्रिएट किया, राइट। अभी यहाँ पे 10 ही फाइल है, लेकिन यहाँ पे अगर गिट स्टेटस चेक करेंगे तो जो नया फाइल्स अभी हमने क्रिएट किया ना 6, 7, 8, 9 एंड 10, यही फाइल्स शो कर रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे 10 फाइल्स है। ओके, तो ये 10 फाइल्स में 5 फाइल्स ऑलरेडी कमिटेड हो गया है, ठीक है, जो कि लोकल रिपोजिटरी में मूव कर गया है। अभी क्या करना है, अभी नया जो फाइल्स है उस फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में मूव करना है। तो गिट ऐड डॉट सारा फाइल स्टेजिंग एरिया में मूव हो गया। गिट स्टेटस चेक कीजिए, ग्रीन में शो कर रहा है। और अभी क्या करना है, गिट कमिट -m फॉर मैसेज। क्या मैसेज देना है कि मैं यहाँ पे सेकेंड कमिट कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोजेक्ट के हिसाब से आप कस्टम मैसेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, या जो भी आपका मर्जी हो। तो ये सेकेंड कमिट कर दिया मैंने। अभी गिट लॉग चेक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए 2 कमिट शो हो रहा है। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा कि अभी जो हमने कमिट किया सेकेंड कमिट, ये सेकेंड कमिट देखिए आपको टॉप में शो कर रहा है, राइट। एंड ये कमिट के एंड में, ये जो कमिट का जो लॉग नंबर है, ये लॉग नंबर के एंड में देखिए लिख रहा है हेड, और हेड देके मास्टर ब्रांच, ठीक है। मतलब कि मास्टर ब्रांच में ये जो कमिट है ये सबसे लेटेस्ट कमिट है। तो इससे हमें पता चलेगा कि जितना भी कमिट हुआ है उसमें लेटेस्ट कमिट क्या है। और एक कमांड है git log वन लाइन, ये ऑनलाइन नहीं है, ठीक है, ये 1 लाइन है, एक लाइन में शो करेगा, ठीक है, डिटेल्स में नहीं, शॉर्ट में शो करेगा। ऑलराइट, अगर लाइन बाय लाइन हम लोगों को देखना है तो गिट लॉग और उसके बाद डबल हाइफन देके 1 लाइन। ये जो कमांड है सिंगल लाइन में शो करता है, डिटेल्स में नहीं। गिट लॉग में पूरा डिटेल्स में शो करता है, ऑथर, डेट, कमिट, पूरा लॉग, कमिट लॉग, ठीक है। यहाँ पे जो कमिट लॉग शो हो रहा है ये या इस नंबर का फर्स्ट 6 डिजिट है, ठीक है, 6 या 7 डिजिट है, 7 डिजिट है। ओके, तो ये 7 डिजिट यहाँ पे 7 अल्फा न्यूमेरिकल डिजिट यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, वैल्यू शो हो रहा है। तो ये है इन शॉर्ट गिट का इंफॉर्मेशंस
और हाउ टू सी लिस्ट ऑफ कमिट्स, ये हमने अभी देखा है। तो इस क्लास में जो टॉपिक्स था, राइट, पैकेज मैनेजमेंट कंप्लीट, वीआई एडिटर कंप्लीट, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम, व्हाट इज वर्जन कंट्रोलिंग, व्हाट इज गिट, ये हो गया। वर्जन कंट्रोलिंग का टाइप एंड व्हाट इज गिट बैश, कैसे कॉन्फ़िगर करते गिट को, मतलब वो नाम, ईमेल, ये हम लोगों ने सीखा है। ऑब्जर्वेशंस, गिट इनिट का ऑब्जर्वेशन कंप्लीटेड, बट कैसे स्टेजिंग एरिया में मूव करता है, कैसे फाइल का स्टेटस चेक करता है, राइट, ये भी हम लोगों ने सीखा। लोकल रिपोजिटरी में कैसे मूव करता है और कैसे कमिटेड फाइल्स को कमिटेड लॉग देखना है, ये हम लोगों ने सीख लिया है, राइट। तो इस सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे चल के और भी डिटेल्स में हम लोग गिट को पढ़ेंगे। अब थैंक यू एवरीवन।